प्राइम का वक्त हुआ है। नमस्कार, आपके साथ मैं रविंद्र सिंह। पंच से मुख्यमंत्री, जी हां, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का सियासी सफर ऐसा ही होगा। बीजेपी ने साय को छत्तीसगढ़ का मुखिया चुना है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में विधायक दल की बैठक में उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया। साय ने राजभवन पहुंचकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में सीएम फेस पर सस्पेंस खत्म हो गया है। बीजेपी ने विष्णुदेव साय को सीएम बनाने का ऐलान किया है। विष्णुदेव साय को सीएम बनाने के बाद उनके समर्थकों में जश्न का माहौल है। प्रदेश भर से जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। उधर विष्णुदेव साय ने सीएम बनाने पर आलाकमान का आभार जताया, साथ ही एक बड़ा ऐलान कर दिया। साय ने कहा कि 19 लाख गरीबों को मकान दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा का विधायक दल सर्वसम्मति से मुझे अपना नेता चुना है और इस अवसर पर मैं बहुत ही आनंदित हूं। और ऐसे अवसर में मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। उनका सबका मैं आभारी हूं जिन्होंने हम पर विश्वास व्यक्त किया है। सभी नवनिर्वाचित विधायकों का भी मैं आभारी हूं जिन्होंने विश्वास व्यक्त किया है। मैं पूरी ईमानदारी के साथ वो सबके विश्वास में खरा उतरने का प्रयास करूंगा। बीजेपी ने पहली बार प्रदेश में आदिवासी चेहरे को सीएम बनाने का ऐलान किया है। साय जमीनी स्तर के नेता हैं। चलिए आपको पंच से मुख्यमंत्री बनने का सफर बताते हैं। साय का सियासी सफर, पंच से सीएम तक। 1989 में ग्राम पंचायत बगिया से पंच बने। ग्राम पंचायत बगिया से 1990 में सरपंच बने। 1990 से 1998 तक तपकरा से विधायक चुने गए। 1999 में रायगढ़ से सांसद का चुनाव जीता। 2004 में फिर से रायगढ़ से सांसद बने। 2006 में छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष बने। 2009 में रायगढ़ से सांसद चुने गए। 2011 में फिर से प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाली। 2014 में मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री बने। 2020 से 2022 तक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। 8 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य बने। सीएम के बाद अब प्रदेश में डिप्टी सीएम को लेकर भी चर्चा है। इसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने कहा कि अब इसका फैसला सीएम पर है। मैं जो कहता हूं वो करता हूं। और देखिए, इतना श्रेष्ठ कार्यकर्ता, जिसको प्रशासनिक अनुभव, जिसको लेजिस्लेटिव अनुभव, और जो अटल जी की सरकार में मंत्री रहा हुआ व्यक्ति और वर्षों से पार्टी के बूथ स्तर से लगाकर प्रदेश स्तर तक, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य तक का इतने श्रेष्ठ कार्यकर्ता का मेरे सभी विधायकों ने चयन किया। मैं सभी विधायकों को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसे श्रेष्ठ कार्यकर्ता का चयन किया। थोड़ी बात आप ही चिंता करते रहिए। हमारे यहाँ डीसीएमएन का अब ये मुख्यमंत्री की बात चली गई बोल, वो बनाए नहीं बनाए वो उनकी मर्जी, मैं कहा हूँ इसमें। अब मुख्यमंत्री की निर्णय, अब ये मुख्यमंत्री तय करेगा सारी। अब इंतजार शपथ ग्रहण का है। कहा जा रहा है कि जल्द ही इसकी तारीख का ऐलान किया जाएगा। बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व से इसको लेकर चर्चा करेंगे। पत्र दिया है कि भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता विष्णुदेव साय को चुना गया। अब राज्यपाल जी की तरफ से पत्र प्राप्त होगा और उस पत्र के बाद में तारीख और समय राज्यपाल जी को अवगत कराया जाएगा। राज्यपाल जी को कहा है कि हम आपको सूचित करेंगे कि कब समय और तारीख तय होगी, जब केंद्रीय नेताओं के आधार पर प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका जो समय के आधार पर समय और तारीख तय। विष्णुदेव साय नई जिम्मेदारी के साथ पार्टी के दावों और वादों को पूरा करेंगे। अब मुख्यमंत्री के तौर पर साय को खुद को साबित करके दिखाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लेकिन राजस्थान में सवाल बरकरार है, सूबे का अगला सीएम कौन होगा? यह सवाल हर किसी के मन में है। पीएम मोदी ऐसे नेता को सीएम की गद्दी सौंपेंगे, ऐसा माना जा रहा है जो 24 में
25 की गारंटी दे सके। छत्तीसगढ़ सीएम पर मुहर, अब राजस्थान और एमपी की बारी। छत्तीसगढ़ में चौंकाया, राजस्थान में भी चौंकाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ करेंगे विधायकों से मंथन। राजस्थान को जल्द मिलेगा नया सीएम। सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम भी संभव। फेस पर मंथन और कितना चिंतन। ये सवाल हर किसी के मन में है कि राजस्थान का अगला सीएम कौन होगा, किसके सिर सीएम का ताज सजेगा। इसके लिए जयपुर से लेकर के दिल्ली तक बीजेपी में मंथन का दौर जारी है। कहा जा रहा है कि राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के कयासों पर छाए बादल सोमवार छट जाएंगे। भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में सोमवार को विधायक दल की बैठक हो सकती है, जिसमें राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे सीएम के नाम का ऐलान करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ 2 उप मुख्यमंत्रियों के नाम भी घोषित किए जाने की चर्चाएं हैं। डिप्टी सीएम में एक महिला और एक आदिवासी चेहरे को मौका दिया जा सकता है, क्योंकि 5 महीने बाद ही लोकसभा के चुनाव हैं। ऐसे में महिला को उप मुख्यमंत्री बनाकर आधी आबादी को और आदिवासी चेहरे को उप मुख्यमंत्री बनाकर दलित वोट बैंक को साधने का प्रयास किया जाएगा। अब आपको बताते हैं अब तक क्या क्या हुआ। 3 दिसंबर को नतीजे आए। बीजेपी को 115 सीटें मिली। दिल्ली में वसुंधरा राजे ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। 1 घंटे चली मुलाकात के दौरान वसुंधरा राजे के साथ दुष्यंत सिंह भी मौजूद थे। बाबा बालकनाथ ने गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बीजेपी ने राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े को पर्यवेक्षक बनाया। मंगलवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। केंद्रीय पर्यवेक्षक विधायकों से रायशुमारी करेंगे, हाईकमान को रिपोर्ट देंगे। छत्तीसगढ़ में सीएम फेस को लेकर बीजेपी ने सबको चौंका दिया है। विधायक दल की बैठक में सीएम के नाम पर मुहर लगा दी है। राज्य के बड़े आदिवासी चेहरा माने जाने वाले विष्णुदेव साय को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। पीएम मोदी उसी नेता को राजस्थान की कमान देंगे जो 24 में 25 की गारंटी दे सके। कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर 5वें दिन भी रेड जारी है। वहीं अब तक 300 करोड़ से ज्यादा रुपए जब्त किए गए, जिनमें से 165 करोड़ कैश की गिनती पूरी की जा चुकी है। न्यूज 18 के पास कैश गिनती का एक्सक्लूसिव वीडियो है, जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे, इसकी गारंटी है। इस वीडियो को देखिए। बड़ा सा हॉल में बहुत बड़ा टेबल और टेबल पर अनगिनत पड़े नोटों के बंडल। नोट सिर्फ सेंटर टेबल पर ही नहीं दिख रहे, बल्कि पूरे हॉल में नोट ही नोट की गड्डियां बिखरी पड़ी हैं। और साथ में दिख रही है नोट गिनने वाली मशीनें, वो भी 1-2 नहीं बल्कि 25 से ज्यादा। देखकर हैरान हो गए? तो एक बार फिर से देख लीजिए, शायद पूरी जिंदगी में एक साथ इतने नोट देखने को ना मिले हों। तस्वीरों को देखने से किसी फैक्ट्री की फीलिंग आ रही होगी। ये लेकिन कोई सामान बनाने वाली फैक्ट्री नहीं है, बल्कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा है, जहां कांग्रेस सांसद धीरज साहू की नोट फैक्ट्री से मिले नोटों की गिनती जारी है। जी, धीरज साहू के ठिकानों से मिले कैश का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि नोट गिनने में 3 दिन लग गए। यही नहीं, नोट गिनने के इस काम में 25 से अधिक नोट गिनने वाली मशीनें और 50 से अधिक बैंक कर्मचारी लगे रहे। ये जानकर और हैरान रह जाएंगे कि धीरज साहू के ठिकानों से मिले इन नोटों को गिनने में 3 बैंक के कर्मचारी लगे हुए हैं। कांग्रेस नेता की इस रुपयों की फैक्ट्री को देखकर इंसान तो क्या, शायद मशीनें भी हैरत में पड़ गई हैं। तभी तो नोटों की गिनती करते करते अब तक कई मशीनें खराब हो चुकी हैं, जिसके बाद भुवनेश्वर से नोट गिनने की नई मशीनों को मंगवाया गया। शनिवार तक इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी में 300 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश जब्त किया जा चुका है। 176 नोटों से भरे बैग में से रविवार दोपहर तक 140 बैग की गिनती की जा चुकी थी, जिसमें 165 करोड़ रुपए रखे हुए थे।
कल जैसा हम कर रहे थे काउंटिंग उसी स्पीड में चल रहा है और अभी तक का जो सिचुएशन है, आउट ऑफ 176 बैग्स 140 बैग्स कंप्लीट हो चुका है काउंटिंग और 36 बैग्स जो है 36 बैग जो है वो आज कंप्लीट कर लेंगे। हमारा स्टेट बैंक का स्टाफ इन्वॉल्व है और 2 बैंक से आए हैं, पीएनबी और कनारा बैंक, यूनियन बैंक, 3 बैंक का आए हैं, कल भी आए थे और आज भी आए हैं। तो मेजोरिटी हमारा स्टाफ अभी इन्वॉल्व है। मशीन अभी यूज में है, 25 मशीन यूज में है और बाकी जो 10-15 जो है उसमें स्टॉक है बैकअप। बता दें कि इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी, जो 5वें दिन भी जारी रही। सबसे ज्यादा कैश ओडिशा में बीएसजीसी और बीडीपीएल जैसी शराब कंपनियों के संबलपुर, राउरकेला और बोलांगीर जैसे ठिकानों से बरामद हुआ। देखना होगा कि ये कार्रवाई कब तक खत्म होती है और धीरज साहू के ठिकानों से कितने रुपए और निकलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्यारे पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने आरोपियों को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया। अब आरोपियों से पूछताछ में बड़े खुलासे हो सकते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। शूटर्स बोलेंगे, राज खोलेंगे। हत्या से पहले की थी रेकी। अब मुख्य आरोपी की बारी। सीसीटीवी की एक तस्वीर 5 दिसंबर की है, जब श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बेखौफ हत्यारों ने एक के बाद एक गोलियां गोगामेडी को मारी। शूटर्स ने जिस शख्स नवीन को गोगामेडी तक पहुंचने का जरिया बनाया था, उसे भी नहीं छोड़ा और उस पर भी गोलियां दाग दी और आखिरकार पुलिस ने दोनों शूटरों को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया है। वारदात को 2 शूटर रोहित और नितिन ने अंजाम दिया था। दिल्ली क्राइम ब्रांच की पूछताछ में मर्डर को लेकर खुलासा हुआ है कि नवीन शेखावत ने सुखदेव सिंह गोगामेडी की रेकी की थी। हत्याकांड से 1 हफ्ते पहले पूरी साजिश रची गई थी। इस वारदात के कुछ घंटे बाद गैंगस्टर रोहित गोदारा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सुखदेव की हत्या कराने की जिम्मेदारी ली। अब आपको बताते हैं कि गोगामेडी हत्याकांड में कब क्या हुआ। तारीख 6 दिसंबर। हत्याकांड से गुस्साए राजपूत समाज ने पूरे राजस्थान में प्रदर्शन करते हुए आरोपियों के एनकाउंटर की मांग की। जयपुर पुलिस ने सुखदेव की पत्नी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की, जिसमें अशोक गहलोत और राजस्थान के डीजीपी का नाम भी शामिल किया। तारीख 7 दिसंबर। हत्याकांड के दोनों आरोपियों पर पुलिस ने 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। तारीख 9 दिसंबर। पुलिस ने आरोपी नितिन फौजी के दोस्त रामवीर जाट को गिरफ्तार किया। रामवीर पर दोनों शूटर्स को जयपुर से भागने में मदद करने का आरोप है। इसी दिन दिल्ली और राजस्थान पुलिस की संयुक्त टीम ने चंडीगढ़ से दोनों शूटर को गिरफ्तार किया। दोनों शूटर के तीसरे साथी उधम को भी गिरफ्तार किया। आज शूटर रोहित और उसके सहयोगी उधम को दिल्ली की स्पेशल सेल की टीम जयपुर के सौडाला थाने में लेकर पहुंची। भारी सुरक्षा के बीच दिल्ली पुलिस दोनों आरोपियों को जयपुर लेकर पहुंची। इसके बाद जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि पुलिस मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने की तैयारी में है और रोहित और उधम से पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी। जो मास्टरमाइंड है, जो कॉन्स्पिरेटर, मेन कॉन्स्पिरेटर है, उन तक जाल बिछा रखा है। तो हमारा नेक्स्ट जो चरण है, इस पूरा एपिसोड को जिस तरह तैयार किया उन तक पहुंचे और उनको कानून के सामने लाने का है। ये सब आज के दिन में रिकॉर्ड पर जो चीज आपको कहा है, बाकी जो सूचनाएं हैं उसको चेन बाय चेन, कड़ी से कड़ी हमें स्थापित करना है फाइल में। आरोपियों से अब तक की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि हत्याकांड को अंजाम देने के 1 हफ्ते पहले पूरी साजिश रची गई। फिलहाल हत्याकांड से जुड़े आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस को अब इस हत्याकांड के पीछे शामिल मुख्य आरोपी की तलाश है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही उसे भी
गिरफ्तार किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। अलवर के चिकानी कस्बे के एक बुजुर्ग टेलर को दर्जी को जान से मारने की धमकी दी गई। धमकी भरा पत्र बुजुर्ग को डाक के जरिए मिला। धमकी भरा लेटर मिलने के बाद बुजुर्ग टेलर खौफजदा है। उसे पत्र में दुकान खाली करने की धमकी दी गई है। टेलर को मिली बम से उड़ाने की धमकी। पीएफआई का नाम, आतंक का काम। दुकान खाली करो या फिर मरो। एक और कन्हैया लाल। अलवर में आतंकी संगठन पीएफआई के नाम से एक टेलर को जान से मारने की धमकी मिली है। सोहन लाल जाटव को पीएफआई के नाम से धमकी भरा खत मिला है, जिसमें टेलर सोहन लाल को जान से मारने और बम से उड़ा देने की धमकी मिली है। इस घटना के सामने आने के बाद उदयपुर में हुआ कन्हैया लाल हत्याकांड हर किसी के जहन में आता है, जहां दिन दहाड़े टेलर कन्हैया लाल की हत्या कर दी गई थी। प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के नाम से सोहन लाल जाटव टेलर को धमकी भरा पत्र डाक के जरिए मिला। पीड़ित सोहन लाल चिकानी कस्बे के दर्जी की दुकान का काम करता है। पीएफआई के नाम से मिली धमकी भरे पत्र में टेलर को दुकान 31 दिसंबर तक खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है। पत्र में दर्जी, सरदार और कुम्हार की 3 दुकान खाली करने की भी धमकी दी गई है। परिवादी श्री सोहन लाल निवासी चिकानी ने प्रकरण दर्ज कराया है कि इलेक्शन से पहले एक चिट्ठी जरिए डाक उनके यहाँ प्राप्त हुई, जिसमें उनकी जो दुकान है उसको 31 दिसंबर तक खाली करने की धमकी लिखी हुई थी। और उसके अलावा और 2 दुकानों का और हवाला था, जिसमें एक तो किराएदारी है और उसमें पीएफआई का हवाला दिया हुआ था। ये इलेक्शन से पूर्व की बात है, इलेक्शन जब चल रहा था उस दौर की बात है। अनुसंधान किया जा रहा है कि किसके द्वारा कहां से पोस्ट की गई है और किसकी हो सकती है कार्रवाई। सोहन लाल टेलर को जो लेटर मिला है, अब जरा उसको पढ़कर बताते हैं। मेरी बात को अच्छी तरह समझ लेना। ये जो तेरी दुकान है, ये जगह मुसलमानों की है। ये जो सरदार की दुकान है और रोहिताश कुम्हार की दुकान है, हमें सरपंच और आसपास के लोगों ने बताया है कि ये जगह मुस्लिम भाइयों की है। आपने कब्जा किया है। चिमारों ने मुस्लिम को जगह बेचकर उनसे खाली करवाई, मुसलमानों को धोखा दिया। अब ये नहीं चलेगा। तुम्हारे से पहले धीरज से बोल रहा हूँ। आप इस जगह की सारी कीमत ले लो और खाली कर दो। अगर खाली नहीं करोगे तो पता होना चाहिए कौन हूँ मैं हूँ पीएफआई। आपको 31 दिसंबर तक का समय देता हूँ, नहीं तो पीएफआई को दुनिया जानती है। एक रात में बम से सब नष्ट कर दूंगा, संभल जाओ। धमकी मिलने से सोहन लाल डरा हुआ है और पुलिस से गुहार लगा रहा है। धमकी ये मिली है साहब कि ये जगह आपने जो दुकान बनाई है ये मुसलमानों भाइयों की है और ये जगह खाली कर दो। मैं अच्छी तरह सोच समझकर जो है आपसे कह रहा हूँ। अब वो कह कौन रहा है ये तो साहब हम नहीं जाने कि इसको खाली करो, अन्यथा आपका हिसाब नहीं बैठे, कोई लेन देन करके खाली कर दो, नहीं तो आप जानते हो मैं क्या हूँ, मैं दुनिया जानती है। उसके बाद में मैं जो है एक बम से सारा तहस नहस कर दूंगा। कितनी तारीख को मिली धमकी आपको? धमकी सर ये लेटर मिला है 13 तारीख को, 13 नवंबर को। हाँ। उदयपुर में दिन दहाड़े दर्जी कन्हैया लाल की हत्या से पूरे देश में हड़कंप मच गया था। इस घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया था। वैन आतंकी संगठन पीएफआई के नाम से टेलर को मिली धमकी से टेलर सोहन लाल पूरी तरह से डरा हुआ है। वहीं पुलिस पूरे मामले में गहनता के साथ जांच में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। राजस्थान में नए मुख्यमंत्री के चयन को लेकर बैठक मंथन का दौर जारी है। कौन होगा मुख्यमंत्री, इसे लेकर जल्द ही सस्पेंस दूर होने वाला है। हालांकि छत्तीसगढ़ में सीएम का सस्पेंस खत्म हो गया है। यहां बीजेपी ने आदिवासी चेहरा विष्णुदेव साय को सीएम बनाया। आपको बता दें कि इसका ऐलान
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान ही कर दिया था। उन्होंने क्या कहा था आपको आइए सुनाते हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, विष्णुदेव जी हमारे अनुभवी कार्यकर्ता है, नेता है, सांसद रहे, विधायक रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे। एक अनुभवी नेता को आपके सामने भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। आप इनको विधायक बना दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे। देश में एक बार फिर कोरोना की दस्तक हुई और एक ही दिन में 148 नए मामले सामने आए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना त्रासदी को भला कौन भूल पाया है, जिसने न जाने कितने घरों को बर्बाद कर दिया। एक बार फिर कोरोना की आहट सुनाई पड़ी है, क्योंकि महज एक दिन के अंदर देश भर से कोरोना के 148 नए मामले सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि अभी देश में 808 लोग कोरोना से पीड़ित हैं, जिनका इलाज अलग अलग शहरों के अस्पतालों में चल रहा है। शहर को स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। एक्सपर्टों के मुताबिक कोरोना ठंड के समय में ही सर उठाता है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स का बार बार ये कहना है, लोगों को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस का खतरा ज्यादा होता है। और चाइना में जिस तरीके से निमोनिया जो है, मिस्टीरियस निमोनिया, वो देखा जा रहा है और भारत में भी निमोनिया के कुछ केसेस बढ़े हैं। तो अगर इस पैटर्न की बात करें, जब भी मामले बढ़ते हैं और जब भी मौसम में बदलाव आता है तो कोविड का एक सर्ज देखने को मिलता है और वही दोबारा से देखने को मिल रहा है कि धीरे धीरे मामले बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में लोगों को बचाव करने की जरूरत है। चिंता इस बात से भी बड़ी है क्योंकि पड़ोसी चीन में अलग तरह का निमोनिया पाया गया है, जो ज्यादातर बच्चों को जकड़ रहा है। चीन की इस समस्याई बीमारी के लक्षण बिना खांसी के तेज बुखार, गले में खराश, फेफड़ों में सूजन, छाती में दर्द, सांस लेने में परेशानी शामिल है। एक्सपर्ट इसे निमोनिया से भी खतरनाक बता रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। अलग अलग राज्यों के प्रशासन से सतर्क रहने को कहा गया है। देश में कोरोना का टीकाकरण बड़े पैमाने पर हुआ है। 220 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है, लेकिन सभी को सावधान रहने की नसीहत दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब यह बड़ी खबर कोटा से आ रही है, जहां पर एक कार में भीषण आग लग गई है। कोटा झालावाड़ हाईवे पर दरा नाल के पास यह घटना हुई है। सीएनजी कार में आग अचानक लगी है। देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। गनीमत यह रही कि समय रहते सभी कार सवारों को सुरक्षित निकाल लिया गया। बड़ी खबर कोटा से है, जहां भीषण आग लगी है कार में। कोटा झालावाड़ हाईवे पर दरा नाला के पास की यह घटना है। सीएनजी कार में अचानक आग लगी है। देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। समय रहते सभी कार सवारों को सुरक्षित निकाला गया। और इन्हीं खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने